Assalamualaikum warahmatullah, my dear students. This is your host for today's online interaction for the zoology paper, Mushtaq sir from Kashmir Institute of Excellence, Parepora and Rajbagh, Srinagar. आप लोगों का आज नीट 2002 का एग्जामिनेशन था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने बहुत अच्छा ही किया होगा एंड विश यू गुड लक। हम यहाँ पे पेपर की जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट एम हमारा यही है। नीट एग्जामिनेशन जो है ये एक नेशनल लेवल एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। बच्चे पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं रिलेटेड दिस एग्जामिनेशन। वंस द एग्जामिनेशन इज ओवर, फिर और एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में बच्चे जाते हैं ये लेके कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है, या क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स हमारे क्वेश्चंस के हैं। To remove all those stressful conditions from your mind, we are here to have an interaction of the zoology portion, then it will be followed by botany and chemistry and physics will be done simultaneously. We have only one ultimate aim, that we will interact paper with you so that you can predict your possible score, ताकि आपको पता चले कि मैंने कितने मार्क्स गेन किए हैं नीट एग्जामिनेशन में, सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं और क्या एक्सपेक्टेड कॉलेज है जो मुझे अलॉट होगा। बस यही एक मकसद हमारा है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई के बाद हमारा हमेशा एम रहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करें, तो उसी को लेके हम यहाँ पे एक इंटरेक्टिव सेशन आपके साथ कर रहे हैं, ताकि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो इरेडिकेट हो जाए और आपको पता चले कि मेरा स्कोर क्या है और मेरा जो एक्सपेक्टेड कॉलेज है वो क्या है और वहाँ पे मेरी रैंकिंग क्या होगी। So here let us start by the grace of Almighty. We have taken out the zoology questions and botany questions separately. Zoology interaction I will do, it will be followed by the botany interaction. So your zoology question is 102. It's a particular series of the paper, and the paper that we have taken here is forwarded by one of the students. So maybe the key marked on this may not be correct, but I am here to give you the correct answers of all the questions so that you can predict your score and the college. चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 102 पे हम आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजनिंग। अगर हम नीट के पिछले सालों को अगर हम कंपेयर करेंगे विद दिस एग्जामिनेशन, नॉर्मली रीजनिंग और असर्शन नीट में नहीं आता था। ऑनली द स्टेटमेंट क्वेश्चंस हुआ करते थे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इस पेपर में भी आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग और असर्शन यूजुअली एम्स में हुआ करता था, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे नीट के जो एनटीए ने किए हैं या जो सीबीएसई ने कंडक्ट किए हैं इन 2017-18, उसके बाद तो एनटीए ने किया, आप यूजुअली देखेंगे वहां पे रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस नहीं आते थे, मगर इस साल इन्होंने रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चंस भी दिए हैं। सो इन फ्यूचर we also have to now prepared for these reasoning and assertion questions. क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, then we will go over to possible options जो इसमें है और फिर हम इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे। असर्शन और रीजनिंग का पहला है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ये आप लोगों को पता है, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा जो हमने इल्यूशन के बाद हासिल किया होगा। Now with that single gene of interest, you can't work at industrial level with one gene. So what we have to do, we usually load this gene of interest in the PCR along with important raw material like DNA primers we add, deoxyribonucleotides we add, a heat stable enzyme tag polymerase we add, magnesium as cofactor we add, so that we will get multiple copies of our gene of interest and we can call that as gene cloning or gene amplification. लिहाजा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज ए सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेटा आप लोगों ने इन द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप्स माना जाता है, जहां पे हमें स्क्रीनिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करना होता है। जो हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग इकोलाई होता है, उस नेचुरली ऑकरिंग इकोलाई में ना तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ही होती है, ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ही होती है। लेकिन जब इस इकोलाई में हम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद PBR 322 इंसर्ट करेंगे, या इवन अगर हम इंसर्ट करेंगे PUC8, इन बोथ दीज केसेस इकोलाई को अपनी रेजिस्टेंस तो नहीं थी, लेकिन एक क्लोनिंग वेक्टर इंसर्शन के बाद उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। स्टेटमेंट दिया है, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज ए सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 जो यहां पे असर्शन हमारा है और जो हमारा यहां पे रीजनिंग है, ये दोनों सही है। लेकिन आपको याद रखना है, एक जो है वो दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे both A and R are correct because these are two different statements. They don't have, I can say, some relationship with each other. So I can say both A and R are correct and R is not the correct. Sorry, I will, it's like this, both A and R are correct. मैंने कहा ये भी सही है, ये भी सही है, but R is not the correct explanation of A, लिहाजा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऐसे क्वेश्चन इस पे बड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये गलत होते हैं। नॉट ट्रू का मतलब हुआ इसमें स्टेटमेंट्स जो ट्रू है वो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर तो वो होगा जो इसमें ट्रू नहीं है। सो यू हैव टू फाइंड द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। The separated DNA fragments are stained by ethidium bromide। ये हमें पता है, जब हमने जेल स्लैब के ऊपर जो वेल्स होते हैं वहां पे, अगर वो जेल स्लैब में जब हमने वहां पे नेगेटिवली चार्जेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को लोड किया एंड देन वी आर गिविंग इट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्जेड दे विल मूव फ्रॉम वेल टू अपोजिट कैथोड टू एनोड ऑन द बेस ऑफ देयर साइज। उसके बाद जब ये सेपरेट हो गए, ये तो हमें विजुअलाइज नहीं होते, हमें नहीं पता होता कि जेल स्लैब पे हमारा जीन कहां पे होगा। देन व्हाट वी डू, वी यूज ए विजुअलाइजिंग एजेंट, वी यूज ए स्टेन कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड। उस इथिडियम ब्रोमाइड के बाद हमारे डीएनए के जो फ्रैगमेंट जेल स्लैब पे है वो विजुअलाइज हो जाते हैं। लिहाजा क्वेश्चन दिया है यहां पे, which one of the following statement is not true? The DNA fragments are stained by using ethidium bromide। ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत वाला ढूंढना है, लिहाजा ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। Now after statement 1 we have to proceed to statement 2। The presence of chromogenic substance gives blue colored DNA bands on the gel। जब हमने एगरो जेल स्लैब के बाद डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग किया, हमने जब वहां पे इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया, वहां पे ब्लू कलर्ड बैंड्स नजर नहीं आते हैं, एनसीईआरटी पे लिखे हैं वहां पे ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स नजर आते हैं। लिहाजा ये वाला स्टेटमेंट जो है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ रिलेशन नहीं रखता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लिहाजा हमारा आंसर ये होगा। आगे फिर भी देखेंगे, ब्राइट, अभी तो मैंने कहा था ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द जेल। जब हम इसको इथिडियम ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट देंगे फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी लाइट, लिहाजा ये भी नहीं आएगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हमने एक एगरो जेल स्लैब पे अपने डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग किया, एक डिजायर्ड फ्रैगमेंट के हासिल करने को हम नाम देंगे इल्यूशन। और वो कैसे होगा, हम जेल स्लैब का एक हिस्सा काटेंगे जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, हम इस जेल स्लैब को पानी में डालेंगे या बफर में डालेंगे, हम इसको शेक करेंगे, जो जेल वहां पे है वो डिसॉल्व होगा और जीन बाहर आ जाएगा, प्रोसेस का नाम होगा इल्यूशन। लिहाजा सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। आगे चलते हैं बेटा।
द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, आपका जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके साथ ये रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को पहले आप याद करिए, क्रॉसिंग ओवर में जब बाइवेलेंट्स बनते हैं, पहले मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसके फेजेस को याद करिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का मकसद होता है क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करना। और क्रॉसिंग ओवर कब होगी? यहां पे आपको पता है क्रोमोसोम्स बनेंगे ड्यू टू कंडेंसेशन। जाइगोटीन में आपको पता है क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करेंगे जिसका नाम साइनेप्सिस होगा, और एक एंजाइम होगा जिसको हम नाम देते हैं आर प्रोटीन, आर रिकॉम्बिनेस, वो बाइवेलेंट के साथ जुड़ेगा एट द रीजन्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और उसके एसोसिएशन के कारण कुछ स्वोलन स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, जो क्रॉसिंग ओवर को फैसिलिटेट करेंगे। सिंस क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होगा, लिहाजा ये पैकेटीन के रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। बाइवेलेंट ये तो हम यहां पे अगर देखेंगे जाइगोटीन में ही बनता है, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है मैंने कहा ये क्रॉसिंग ओवर के लिए बनेगा पैकेटीन में। सो रिकॉम्बिनेशन आर द साइट्स वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स, और ये बनेगा ड्यूरिंग पैकेटीन। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा 2 होगा। आगे चलते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का आप लोगों को पता होगा, जो ये मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस म्यूटेशन विदाउट लिथैलिटी, ये डिफरेंट फॉर्म्स इसके बने हैं और वो पॉपुलेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। क्वेश्चन दिया है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, याद रखिए बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी बेसिस है, और अलॉन्ग जो हम ह्यूमन जीनोम मैपिंग करेंगे, चाहे हम जीनोम मैपिंग करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दोनों का बेसिस बनाएगा। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आगे चलेंगे, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ। आर्थ्रोपोडा जो है ये बहुत बड़ा एक फाइलम है, इनफैक्ट द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं इनके कि ये क्यों इतने ज्यादा है और व्हाई दे आर कॉस्मोपोलिटियन। एक इनका है दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड काइटिन, जो इनके स्किन को इम्पर्मिएबल बनाएगा ताकि जो डिहाइड्रेशन और वाटर लॉस है ये ना हो जाए, ताकि आर्थ्रोपोडा इवन इन ड्राई एंड हॉट कंडीशंस भी सर्वाइव कर पाए। लिहाजा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। आगे चलते हैं, X0 टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन इज फाउंड इन क्लास 12th जेनेटिक्स का ये एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है। आपने पढ़ा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के जो डिफरेंट टाइप्स है, लाइक XX, XY, जो हम ह्यूमंस में, सभी मैमल्स में इनफैक्ट और ड्रोसोफिला में देखते हैं। फिर यहां पे होगा XX, X0, ये तो आमतौर पे हम देखते हैं इंसेक्टा में होता है, आर्थ्रोपोडा में होगा। बर्ड्स में तो होगा ZW, ZZ, लिहाजा ये नहीं आएगा। जो यहां पे मंकीज और ड्रोसोफिला जो है इनमें XX, X0 हो, XX, XY होगा ये वाला, लिहाजा इसमें होगा ग्रासहोपर में XX, X0। तो इन्होंने खाली पूछा है X0 टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन इज फाउंड इन, करेक्ट आंसर होगा ग्रासहोपर। आगे चलते हैं बेटा, Which of the following never occurs during mitotic cell division? सेल साइकिल और सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। अगेन सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन दिया है जो माइटोसिस है, माइटोसिस में इनमें से क्या नहीं होगा? नंबर फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स होता है, एनिमल सेल में तो होता है। एस फेज में सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होगा, फिर वो एस्टर्स और एस्ट्रल रेज बनेंगे तो फिर अपोजिट पोल्स पे जाएंगे। लिहाजा मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इज वन ऑफ द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। हमें कहना है इज नेवर द इवेंट ऑफ माइटोसिस, ये नहीं होगा। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यही तो आ जाएगा, बिकॉज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन इज ए यूनिक इवेंट ऑफ मियोसिस। माइटोसिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लिहाजा पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नेवर ऑकर्स इन माइटोसिस, ये करेक्ट आंसर होगा। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन तो होता है, लिहाजा ये नहीं होगा। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर पे तो अटैच होकर इनको अलग करेगा, लिहाजा ये भी होगा।
ये इवेंट होता है तो माइटोसिस में ये नहीं होगा, मतलब गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नेवर अकर्स इन माइटोसिस बिकॉज इट इज अ यूनिक इवेंट ऑफ मियोसिस। आगे चलते हैं। If a geneticist uses the blind approach for sequencing of whole of the human genome of an organism, क्लास 12th जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए आप लोगों को पता है दो अप्रोचेस को फॉलो किया गया। पहला था जिसको हम नाम देते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इस अप्रोच में बोला गया था वी विल सीक्वेंस ओनली दोज रीजन्स ऑफ डीएनए व्हिच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। मगर वो अप्रोच तो बाद में रिजेक्ट किया गया। इन्होंने कहा हम होल ऑफ द ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करेंगे, चाहे वो कोड कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड दैट अप्रोच वाज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। एनोटेशन हम इनफैक्ट नाम देते हैं डिटेल्ड कमेंट्री को। तो यहां पे हमने सारा डीएनए लिया, चाहे ये कोड कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट वी विल सीक्वेंस होल ऑफ द जीनोम। लिहाजा सारे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना, इस अप्रोच को हम क्या नाम देंगे? इस अप्रोच का नाम होगा सीक्वेंस एनोटेशन। लिहाजा 137 क्वेश्चन जो आपके एक पर्टिकुलर सीरीज का है, अब अकॉर्डिंगली आप देखिए 137 मे बी यूर 145th क्वेश्चन, इट कैन बी यूर 155th क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को वहां पे देखिए और इसका करेक्ट आंसर आप 4 लेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं विद सम मोर क्वेश्चंस। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये सेल बायोलॉजी क्लास 11th का एक टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में एक सब टॉपिक है क्रोमोसोम और शेप्स ऑफ क्रोमोसोम, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें यहां पे मैच करना है और मैचिंग के बाद हमें देखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आपको पता होगा, वो क्रोमोसोम जहां पे सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर पे होगा, सेंट्रोमियर जो है ये सेंटर पे होगा, और जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम है दीज विल बी ऑफ सेम लेंथ। चलो मैं यहां पे बनाता हूं एक डायरेक्ट क्रोमोसोम ऐसे। लिहाजा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होगा, सेंट्रोमियर इन द मिडिल एंड द 2 आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर ऑफ सेम लेंथ। चलिए बेटा यहां पे मैं इसको मैच करूंगा, ये होगा इसके साथ, दैट मीन्स A का 3। इसमें आपको एक बेनिफिट दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन आपको देखना ही नहीं है, यू कैन इजीली सेव योर टाइम। A3 आप देखेंगे यहां पे A3 तो हमारा एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, लेकिन हम क्रॉस चेक करेंगे पूरा का पूरा इसी के बेसिस पे। A3 सही है। B1 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होगा ये टिप पे नहीं, टिप के नजदीक होगा, क्लोज टू एंड, दैट मीन्स यहाँ पे जो B है B का 1 तो सही चल रहे हैं हम। सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा सेंट्रोमियर से थोड़ा दूर, स्लाइटली अवे, मीन C का 4 वो भी तो सही यहां पे है, और टीलो का मतलब हुआ एट द टिप, एट द टर्मिनल एंड, दैट मीन्स D का 2 सही है। तो 142 या ऐसा क्वेश्चन जो आपको वहां एक पर्टिकुलर सीरीज में होगा, इसका ऑप्शन D होगा। और ये भी देखिए ऑप्शन कैन बी डिफरेंट, जैसे इन्होंने यहां पे ऑप्शन 4 1 बनाया होगा, तो आप फिर अकॉर्डिंगली यहां पे देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा और खुद को इवैल्यूएट करिए साथ साथ। चलिए बेटा आगे। Which of the following occurs due to presence of autosome linked dominant trait? हमारे पास इनफैक्ट 4 टाइप के ट्रेट्स होते हैं, सेक्स लिंक्ड, ठीक है बेटा, एक हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्वेश्चन दिया है यहां पे एक ट्रेट है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, आप बताइए क्या है। सिकल सेल एनीमिया आपको पता है ये रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, तो सिंपल सा आएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। आगे चलते हैं बेटा। ट्रांसपोजांस याद करिए, पढ़ा मत होगा आप लोगों ने। ए साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ बारबेरा मैकलिंटॉक, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जंपिंग जीन्स का, और उन्हीं जंपिंग जीन्स को हम नाम देते हैं ट्रांसपोजांस। ये आपके बायोटेक में ट्रांसजेनिक टोबैको जो है, उस ट्रांसजेनिक टोबैको को बनाने के लिए हम एक नॉवल स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। जब भी कोई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक यूकैरियोटिक सेल में जाता है, यूकैरियोटिक सेल रिकॉग्नाइजेस इट एज फॉरेन और इसको डिस्ट्रॉय करेगा। दैट्स द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन बी आइदर फ्रॉम ए वायरस और कैन बी फ्रॉम ट्रांसपोजॉन,
ठीक है बेटा। तो ट्रांसपोजान्स जो है ये हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में लगते हैं आरएनए इंटरफेरेंस में, ताकि एक पर्टिकुलर जीन, फॉर एग्जांपल हम जब बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को पढ़ाते हैं वहां पे हम मेंशन करते हैं जीना पैरासिटिज्म। जीना पैरासिटिज्म के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए हम यूज करेंगे ट्रांसपोजान्स विच रेप्लिकेट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट। एनसीईआरटी पे लिख के आप देख सकते हैं। लिहाजा ट्रांसपोजान्स की हमें जरूरत पड़ती है जब हम किसी एक पर्टिकुलर जीन को साइलेंस करना चाहते हैं। देयर इज अ नोवेल स्ट्रेटजी नाउअडेज कॉल्ड एमआरएनए साइलेंसिंग। उस एमआरएनए साइलेंसिंग में ट्रांसपोजान्स का रोल है। क्लास 12 बायोटेक एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे चलते हैं बेटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें यहां पे ढूंढना है करेक्ट वन कौन है। ठीक है बेटा, ध्यान पूरा दीजिए। लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए ग्लाइकोलिपिड। लेसिथिन आप लोगों को याद होगा ये एक फॉस्फोलिपिड होता है। इसमें अगर इसका हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स देखेंगे, इसमें एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है, 2 फैटी एसिड्स होते हैं, देन देयर इज अ फॉस्फेटिक ग्रुप एंड ए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कॉल्ड कोलिन। लिहाजा जो लेसिथिन है ये फॉस्फोलिपिड है, मगर यहां पे लिखा हुआ है लेसिथिन इज ए ग्लाइकोलिपिड। लिहाजा ये इनकरेक्ट है, तो हमें करेक्ट वाला ढूंढना है। आगे हम चलेंगे क्योंकि 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पॉजेस 1 और मोर डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड तो हम तभी यूज करेंगे, मान लो आपके पास एक कार्बन है, इस कार्बन को पूरा हाइड्रोजन ने सैचुरेट किया हुआ है। अगर हाइड्रोजन ने सैचुरेट किया हुआ है तो डबल बॉन्डिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हाइड्रोजन इसकी कमी होगी, ओनली देन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। That time there is requirement of double bond। लिहाजा डबल बॉन्ड उनमें होगा जो सैचुरेट नहीं होंगे। लिखा है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पॉजेस 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड होना चाहिए क्योंकि सैचुरेटेड में खाली सिंगल बॉन्ड्स होते, लिहाजा हमारा ये गलत है। आगे चलते हैं बेटा। ऑयल्स और फैट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। फैट जो होगा ग्लाइसरॉल और सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक कॉम्बिनेशन होगा, तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। ऑयल जो होता है इसमें भी ग्लाइसरॉल होगा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए जो हम घर पे इवन एडिबल ऑयल्स भी देखते हैं, दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो बेटा लिखा क्या है, यूजुअली ऑयल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है कोई भी आप ऑयल लीजिए उसमें ग्लाइसरॉल होगा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण वो रूम टेम्परेचर पे ऑयल फॉर्म में होगा, मीन उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अगर आप एनिमल फैट लेंगे, हम बाजार से गोश्त लेते हैं, उसके साथ फैट होता है, वो तो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे बिकॉज दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसरॉल विद सैचुरेटेड फैटी एसिड। लिहाजा जिंजली ऑयल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, hence remains oil in winter, ये सही बात है। लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर अगर है तो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, वाटर तो पोलर है, लिहाजा सही है। व्हेन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विद ग्लाइसरॉल, एक ग्लाइसरॉल आपके पास है, अबे वो सारा नहीं दिखाऊंगा, CH2OH CHOH CH2OH, ये मेरे पास एक ग्लाइसरॉल मान लो है, यहां पे मैंने एक फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड से जोड़ा, ये तो बनेगा यहां पे जिसको हम नाम देंगे मोनोग्लाइसराइड। आप 2 जोड़ेंगे डाइग्लाइसराइड, 3 जोड़ेंगे ट्राइग्लाइसराइड। क्वेश्चन में कहता है व्हेन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विद ग्लाइसरॉल इट फॉर्मिंग मोनोग्लाइसराइड, मीन सही है। लिहाजा अब आपके पास जो 5 स्टेटमेंट बेटा आ गए, इसमें हमारा पहला तो दूसरा गलत है, CDER करेक्ट। ढूंढो यहां पे क्या होगा, CDER ओनली करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन 2 इसमें होगा। आगे चलते हैं। In the following palindromic sequence of DNA, which one can be cut easily by a particular restriction enzyme? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस आपको याद होगा। चलो अगर मैं यहां पे एक सिंपल पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस लिखूं, इवन एक पैलेंड्रोमिक वर्ड अगर मैं यहां पे लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं बेटा यहां पे मैडम, उल्टा भी करेंगे, दोनों डायरेक्शन इट विल गिव द सेम सीक्वेंस। आप यहां पे देखिए, वी हैव ऑप्शन 1 GAATTC, मैं इधर ऐसे बनाता हूं 5 प्राइम GAATTC
सी 3 प्राइम। कॉम्प्लीमेंट्री तो ऐसे बनेगा 3 प्राइम, यहां पे 5 प्राइम, और अगर आप देखेंगे 5 प्राइम में ये होगा GAATTC। आप देखिए ये और ये जो है दीज आर 100% पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आप अगर इनको लेंगे, जैसे यहां पे अगर C है तो नीचे जो स्ट्रैंड होना चाहिए वहां पे G होना चाहिए, या यहां पे आप मान लीजिए T है, T के नीचे तो A आना चाहिए, G के नीचे तो C आना चाहिए, A के नीचे तो T आना चाहिए, देन इट शुड बी। मगर यहां पे अगर आप देखोगे ये सीक्वेंस जो है GAATTC, ये इको R1 की सीक्वेंस है, इको R1 की सीक्वेंस है, लिहाजा पैलिंड्रोमिक यही होगा। बाकी में आप देखेंगे परहैप्स इट इज नॉट पैलिंड्रोमिक। अगर पैलिंड्रोमिक इसमें आप चेक करोगे, दिस ऑप्शन इज द पैलिंड्रोमिक बिकॉज GAATTC इज द साइड फॉर इको R1, GAATTC इज द साइड फॉर इको R1, लिहाजा इसमें करेक्ट आंसर ये होगा। आगे चलते हैं। A dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose। ये तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला है ही नहीं। सिंपल पूछा है माल्टोस की जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। आपने 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लेना है प्लस C6H2O6, इससे बनेगा माल्टोस प्लस वाटर। जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, क्योंकि तभी तो बनेगा वो कंडेंसेशन और माल्टोस, इट विल बी C12H2 बाहर निकालेंगे H22O11। ये एज सच भी डाइसैकराइड की आप लोगों को पता है फॉर्मूला होगी, लिहाजा माल्टोस जो होगा ये होगा C12H22O11। ये बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि माल्टोस की ये फार्मूला बनी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। SER is divide of ribosomes, तभी तो इसका नाम होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बिकॉज देयर आर नो राइबोसोम्स, लिहाजा हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ये करेक्ट है, क्रॉस मारेंगे। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट, ये तो आपको पढ़ाया है हमने। अगर हम किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को लेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर नॉट देयर, सिंस RER इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, लिहाजा प्रोकैरियोट्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो, या जनरल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो, ये नहीं होता है, लिहाजा इनकरेक्ट इसमें ये वाला होगा। बाकी सब करेक्ट है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट वाला दिस वन। चलिए बेटा आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। फिर आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आपको देखना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। द कॉगलम इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, ये तो फिब्रिन का बना होता है। सुप्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, एनसीईआरटी पे लिख के है, आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। लिहाजा स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट है। ढूंढिए कहां पे है अब। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, लिहाजा इसका आंसर होगा 3rd। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 3। चलिए बेटा आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इस साल अब ये तो हमने ऑब्जर्व किया है पूरे पेपर में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस साल। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल कांट बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, ये सही बात है बिकॉज दे आर नॉन पोलर, तो इनके लिए हमें कुछ फॉस्फोलिपिड्स वगैरह चाहिए, बाइल साल्ट्स इसके लिए चाहिए ताकि हम माइसिल फॉर्मेशन के थ्रू इनको एब्जॉर्ब करें। सो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल कांट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, डायरेक्टली तो हम इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, माइसिल की शक्ल में एब्जॉर्ब करेंगे, लिहाजा ये सही होगा। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल कांट बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, हियर इट मीन्स से डायरेक्टली। Then specialized capillaries called lacteals carry chylomicrons, याद कर लो बेटा, in lymphatic vessels and ultimately into blood, ये स्टेटमेंट सही है। लिहाजा दोनों स्टेटमेंट जो यहां पे है ये सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct, तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन 4 होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 are correct। आगे चलते हैं। Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? याद करिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 हिस्से निकालते हैं, कंडक्शन पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना, कंडक्शन पार्ट के कुछ 2-3 फंक्शन है, जैसे जो एयर आ रहा है उसको फिल्टर करना, जो एयर आ रहा है उसको कंडीशनिंग करना, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर
पहुंचाना ताकि कहीं फ्रॉस्ट बाइट्स ना हो जाए। और जो एयर आता है, अगर ये एयर टोटली ड्राई एयर होगा, इसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सरफेसेस को ड्राई कर सकता है। तो कंडक्शन पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमिडिफिकेशन, इसको मॉइस्चर ऐड करना, ताकि जो अल्वियोलाई है, जो हमारे लंग्स है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसका कोई ड्राइंग। एक्सचेंज का तो इसका काम ही नहीं है, एक्सचेंज तो वो तो एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी जोन का काम है। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी मैंने कहा एयर को ह्यूमिडिफाई करना इनकी फंक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाना ये भी इनका फंक्शन है, फिर एयर को साफ करना जिसको मैंने नाम दिया फिल्ट्रेशन ये भी है। कंडक्शन पार्ट का कोई एक्सचेंज का रोल नहीं है, ये तो रेस्पिरेटरी सरफेस का काम है। लिहाजा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। Let's proceed to new question. Given below are two statement, जो मैंने अभी कहा स्टेटमेंट बहुत सारे इस बार आए हैं। The release of sperms into seminiferous tubules is called spermiation. Here it means to say जो seminiferous tubules में sperms बनते हैं वो फिर रिलीज होते हैं in the lumen of seminiferous tubule. We call it spermiation. सही बोला है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये तो गलत लिखा है, क्योंकि अगर हम स्पर्मेटोगोनिया से लेके अगर हम स्पर्म्स तक आ जाएंगे देन इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का काम होगा जो एट द एंड ऑफ मियोसिस स्पर्मेटिड्स बने। ये हैप्लॉइड तो है लेकिन फिजियोलॉजिकली नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल बेटा इसलिए है क्योंकि अभी इन स्पर्मेटिड्स का पूरा फ्लैजिला डेवलप नहीं हुआ होता है, अभी इनका एक्रोसोम डेवलप नहीं हुआ होता है, इनका जो माइटोकॉन्ड्रियल कॉइल जो होता है, याद करिए निबेनकरण, वो भी नहीं है। तो स्पर्मियोजेनेसिस इसी का नाम है, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। आप स्टेटमेंट पे आ जाओ, स्पर्मियोजेनेसिस मैंने कहा दिस इज द स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यहां तक तो सही है, बट शुड बी फ्रॉम स्पर्मेटिड, लिखा है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, तो गलत दिया हुआ है। अब देखिए क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ढूंढो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये इसका यहां पे बेटा करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट क्योंकि स्पर्मिएशन का सही इसने एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पर्मियोजेनेसिस को एक्सप्लेन सही से नहीं किया है, तो स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट होगा। लेट्स प्रोसीड ओवर टू न्यू क्वेश्चंस। टैगमीना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम, कॉकरोच की बॉडी को याद कर लो, हेड है वहां पे, थोरैक्स है वहां पे, एब्डोमेन है वहां पे। थोरैक्स के 3 सेगमेंट्स होते हैं और हर एक सेगमेंट के साथ एक एक पेयर ऑफ लेग्स होता है, मगर विंग्स को आप लोगों ने याद रखा होगा, जो प्रोथोरैक्स होता है उससे कोई विंग डेवलप नहीं होगा। पहला पेयर जो विंग्स का है वो मीजोथोरैक्स से डेवलप होता है और उसी का तो नाम बेटा टैगमीना होता है या मीजोथोरैसिक विंग, और जो लास्ट में होगा मेटाथोरैसिक विंग। दैट मींस कॉकरोच में देयर आर जस्ट 2 पेयर ऑफ विंग्स, प्रोथोरैक्स से कोई विंग डेवलप नहीं होगा, क्रॉस मारो उसको। पहला विंग पेयर मीजोथोरैक्स से और दूसरा मेटाथोरैक्स से, और जो पहला विंग पेयर मीजोथोरैक्स से डेवलप होगा उसी का तो नाम टैगमीना होगा। सो टैगमीना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम, ये होगा मीजोथोरैक्स, तो करेक्ट आंसर 1 होगा। इसलिए मीजोथोरैक्स प्रोथोरैक्स कुछ रिलेटेड ऑप्शंस दिए हैं, मगर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए मीजोथोरैक्स। Which of the following function is not performed by secretion from salivary gland? याद करो, अगेन डाइजेशन चैप्टर आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, सलाइवरी ग्लैंड के रिलेटेड फंक्शंस दिए हुए हैं। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जाहिर सी बात है, व्हेन वी टेक द स्टार्च, सलाइवरी एमाइलेज जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से बनेगा ये तो डाइजेस्ट कर ही लेगा 30% ऑफ स्टार्च, और स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, मींस ये फंक्शन है, हमारा आंसर ये नहीं होगा। आगे चलते हैं, ल्यूब्रिकेशन ऑफ ऑरल कैविटी, ये भी तो है, क्योंकि एट टाइम्स वी मे बी टेकिंग सम ड्राई और एब्रेसिव फूड्स दैट माइट हार्म आवर बकल कैविटी, लेकिन जो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सलाइवा बनेगा वो वाटरी होता है, तो उसका काम ल्यूब्रिकेशन ऑफ ऑरल कैविटी ये भी है। डाइजेशन ऑफ डाइसैकराइड, याद कर लो, स्टार्च को जब ब्रेक किया जाता है ये बनेगा माल्टोस,
ये बनेगा माल्टोस हमारे ऑरल कैविटी में, और माल्टोस का कोई ब्रेकडाउन फर्दर ऑरल कैविटी में कभी नहीं होगा। व्हेन इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे एंजाइम बनेगा माल्टेस, वो तोड़ेगा डाइसैकराइड को। लिहाजा डाइजेशन ऑफ डाइसैकराइड सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवरी एमाइलेज का काम नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोलिंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन, आपको पता है लाइसोजाइम एक एंजाइम हमारे मुंह में होता है जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को खत्म करेगा, लिहाजा ये भी फंक्शन है तो नहीं आएगा, ये भी फंक्शन है तो नहीं आएगा, ये फंक्शन नहीं है तो आएगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर 3 होगा। आगे चलिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। तो माइटोसिस के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो बेटा, स्टेटमेंट हम देखेंगे और इनकरेक्ट वाला ढूंढना है हमें। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर, यहां पे गलती की हुई है, और अगर कोई बच्चा काबिल होगा, विटी होगा, एक स्टेटमेंट वहां पे दिया था इसी माइटोसिस के रिलेटेड, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, अगर आपको वो स्टेटमेंट याद होगा, यहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो स्पिंडल फाइबर्स नेवर अटैच टू सेंट्रोमियर, रादर सेंट्रोमियर पे एक प्रोटीनेशियस डिस्क होती है कॉल्ड काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट साइट। ये काइनेटोकोर ऐसा होगा, ये स्पिंडल फाइबर फंस गया और इस मोनोएड क्रोमोसोम को खींच के अलग निकालेगा, या डायड भी इन केस ऑफ मियोसिस। सो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टेलोफेज, सही बात है, टेलोफेज इज कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा, टेलोफेज में वो कंडेंसेशन खत्म हो जाएगा। सो क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टेलोफेज, ये स्टेटमेंट सही है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, ये भी सही है, ताकि डायड्स को मोनोएड में कन्वर्ट किया जाए। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, जिसको हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ग्रेशन, ये भी तो होता है। लिहाजा माइटोसिस में पहला स्टेटमेंट वाला जो इवेंट दिया है ये नहीं होगा, ये होगा तो हमारा आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन 1 है। आगे चलो, रिगार्डिंग मियोसिस, which of the following statements is incorrect? Should be statement here. तो एनटीओ को भी कभी कभी गलती हो सकती है। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड, ये तो गलत बात है, बिकॉज एस फेज इज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज में वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 देयर इज अ वेरी शॉर्ट फेज व्हिच वी कॉल एज इंटरकाइनेसिस और इंटरमियोटिक इंटरफेज, वहां पे सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन कभी नहीं होगी। डीएनए की रेप्लिकेशन एक बार होती है एस फेज में, और वो एस फेज इंटरफेज का एक फेज है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमारा आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी हम आगे चलेंगे, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन मियोसिस 1, ये सही है, तो हमारा आंसर नहीं होगा ये। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, ये भी सही है, क्योंकि मियोसिस को तो रिडक्शनल डिवीजन हम नाम देंगे। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसको हम नाम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन और हेटेरोटिपिक, और इसका होगा होमोटिपिक और इक्वेशनल। ये 3 स्टेटमेंट्स तो सही है, नहीं आएंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं बेटा, इन जीन थेरेपी ऑफ एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, एक इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है जहां पे एक पर्सन के लिम्फोसाइट्स, स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी काम नहीं करेंगे, इम्यून सिस्टम वीक होता है और इंसान को बार बार इंफेक्शंस हो जाते हैं। इसका जो हम अब ट्रीटमेंट निकालते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम जीन थेरेपी में भी देखेंगे, जीन थेरेपी में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जीन थेरेपी में भी बहुत बार करना पड़ेगा। रीजन, जो हमारे लिम्फोसाइटिस है दे आर नॉट इमॉर्टल। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम लिम्फोसाइटिस लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दे आर नॉट इमॉर्टल, वी कांट कल्चर देम फॉर अनलिमिटेड टाइम्स, वी हैव टू फ्यूज देम विद माइलियोमा सेल्स सो दैट दोज सेल्स विल बिकम इमॉर्टल। सो लिम्फोसाइटिस आर नॉट इमॉर्टल, दैट इज व्हाई वी रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन। तो इसमें होगा लिम्फोसाइट्स फ्रॉम
जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल्स। तो इसलिए बार बार वहां पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मे बी 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद हमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन फिर भी करना पड़ेगा, इवन इफ द लिम्फोसाइट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल्स। तो करेक्ट आंसर 3 होगा। आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पे वो अप्लाई होते हैं और oogenesis पे अप्लाई नहीं होंगे। आपको वो स्टेटमेंट्स ट्रेस करने हैं कौन कौन है और फिर करेक्ट आंसर ढूंढना है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गमीट्स। ये खाली स्पर्मेटोजेनेसिस का एक यूनिक इवेंट नहीं है कि वो हैप्लॉइड गमीट बनाएगा, oogenesis में भी तो होता है। लिहाजा दिस फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गमीट्स अप्लाइज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज फॉर oogenesis। हमें कहना है विच डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, लिहाजा ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं होगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ गमीट्स ऑकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। याद कर लो बेटा, याद कर लो। हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया देगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोनों 2n है, ये भी 2n है। मियोसिस 1 होगा, ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होगा। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्मेटिड, रादर स्पर्मेटिड्स, ये भी होंगे n। ये मियोसिस 1 का प्रोडक्ट होगा, ये मियोसिस 2 का प्रोडक्ट। अभी मैंने यहां मेंशन भी किया था, स्पर्मेटिड्स तो बन गए, मियोसिस तो कंप्लीट हो गई, लेकिन जो यहां पे स्पर्मेटिड बना ये अभी फंक्शनल गमीट नहीं है। इसको मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, सुपरमियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म्स को बनाना है। लेकिन बेटा अगर आप याद करोगे, ओगोनिया जब बनाएगा प्राइमरी oocyte, जब बनाएगा सेकेंडरी oocyte, फिर बनाएगा ओवम। ओवम की कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं करनी होती है, लिहाजा यहां पे दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस में जब गमीट बना, ये तो बना एट द एंड ऑफ मियोसिस गमीट, लेकिन इसका बाद में डिफरेंशिएशन, मेटामॉर्फोसिस, सुपरमियोजेनेसिस होना है। डिफरेंशिएशन ऑफ गमीट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में होगा, लेकिन oogenesis में जब ओवम बना, ओवम बनने के बाद कोई डिफरेंशिएशन और मेटामॉर्फोसिस की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा इट अप्लाइज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। हमारा ये एक स्टेटमेंट आ गया। फिर इसके बाद मियोसिस occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population। जाहिर सी बात है, आप स्पर्मेटोजेनेसिस को देखो, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हुआ और आगे चला। लेकिन अगर आप oogenesis को देखेंगे, ओगोनियम होगा, ओगोनियम बना प्राइमरी oocyte, अरेस्ट हो गया। प्राइमरी oocyte ने आगे जाके अपनी डेवलपमेंट को रिज्यूम किया, सेकेंडरी oocyte बना, फिर से अरेस्ट होगा, और जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक उसका मियोसिस 2 कंप्लीट होके ओवम नहीं बनेगा। लिहाजा ये भी सही होगा, ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, लिहाजा ये नहीं आएगा। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। जाहिर सी बात है, सच बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी पे होगा, लेकिन oogenesis प्यूबर्टी पे नहीं होगा। अभी एक फीमेल चाइल्ड का जन्म भी नहीं हुआ होता है, फीटल लाइफ में ही है और oogenesis स्टार्ट होगी। लिहाजा इनमें 3 स्टेटमेंट्स खाली स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ रिलेटेड है, एक ये और एक ही। दैट मीन्स CDE। ढूंढो बेटा कहां पे है। it is B, C and E। B, C, E। आप देखिए यहां पे B, C और E, क्योंकि ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये यूनिक है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बट नॉट फॉर oogenesis। लिहाजा B, C और E। आप देखिए यहां पे B, C, E हमारा थर्ड ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी तो टाइम लगा, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं। Which of the following animals, in which of the following animal digestive tract has additional chambers like crop and gizzard? ये असल में 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स का हम कैरेक्टर लेते हैं। एक तो आप लोगों को पता है ये बर्ड्स में है,
और ये कॉकरोच में ही होता है। लेकिन यहां पे इसने कॉकरोच की बात नहीं कही है, इसने तीन बर्ड्स का साइंटिफिक नेम दिया है। आप देखो इसमें कौन सा ग्रुप है, विच कंप्राइजेस प्योरली ऑफ बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स में ही एडिशनल चैम्बर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप होगा स्टोरेज के लिए और गिजार्ड होगा ग्राइंडिंग के लिए। लिहाजा पैवो, सिटिक्यूला एंड कॉर्वस, ये तीनों एनिमल्स है। आप इसमें देखेंगे एम्फीबिया है, इसमें बेलेनोप्टेरा तो वेल है, और बेंगेरस तो आप देखेंगे स्नेक है। लिहाजा ये बर्ड्स का ग्रुप नहीं है। काटला आप देखेंगे ये फिश है, कोलंबा आप देखेंगे ये पिजन का नाम है, क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल है। इसमें भी अगर आप देखेंगे ये बर्ड है, ये भी बर्ड है, मगर ये रेप्टाइल है तो बर्ड्स का ग्रुप खाली ये होगा। लिहाजा क्रॉप एंड गिजार्ड आर ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ बर्ड, और तीनों बर्ड्स खाली इस ग्रुप में है, पैवो, सिटिक्यूला एंड कॉर्वस। आगे चलते हैं। Given below are two statements. One is labeled as A, assertion, other is labeled as reasoning R. हमें assertion और reasoning को पढ़ना है और फिर जाके हमें एक करेक्ट आंसर इसका निकालना है। ऑस्टियोपोरोसिस पता है फीमेल्स में ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जहां पे बोन्स बड़े फ्रेजाइल होते हैं और उनके फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास और बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। सही बात है, 100% करेक्ट है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज, यहां पे तो गलती हुई है, शुड बी डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लिहाजा ये गलत है। तो इसमें एसर्शन इज करेक्ट बट रीजनिंग इज नॉट करेक्ट, तो हमारा आंसर 2 इसका होगा। आगे चलते हैं। Which of the following is present between adjacent bones of vertebral column? हमारा जो vertebral column है, adults की अगर हम बात करें, there are 26 vertebra. Between the vertebra are cartilaginous discs. Those are called intervertebral discs. So यहां पे तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, मगर मैंने मेंशन भी किया intervertebral discs are cartilaginous structures, तो ये होगा। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एरियोलर टिश्यू तो नहीं आएगा, इसमें तो आप गलती नहीं करेंगे, इसमें गलती का चांस है क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड इंटरकैलेटेड डिस्क ये असल में हार्ट मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ए स्पेशल टाइप ऑफ गैप जंक्शन दैट मेक्स आवर हार्ट मसल्स ऑटो रिदमिक एंड ऑटो एक्साइटेबल। गॉट इट? सो जो सिग्नल जनरेट होती है वो हार्ट में ट्रांसमिट होना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। सो ये हार्ट की प्रॉपर्टी है, लिहाजा कार्टिलेज आएगा बिटवीन टू द बोन्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। आगे चलते हैं। लिपीज लूप, हर साल ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो आईयूडीज हैं उनके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेडली हमने क्लास में कहा बेटा ये एग्जांपल स्पेसिफिकली याद रखो। इवन हमने एक क्वेश्चनियर भी आप लोगों के लिए बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें मैं एनालाइज आज कर रहा था जो क्वेश्चंस हमारे पूरे टीम ने बनाए हैं, कई ग्रुप ने बनाए हैं, कई टीम ने बनाए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें भी देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही भी देख रहा था, ये क्वेश्चन तो हमने वहां पे भी दिया था, प्लस मच मोर क्वेश्चन जो हम इसमें देखेंगे आगे। Lippes loop is a type of contraceptive used as, Lippes loop is an example of non-medicated IUD, तो आंसर 2 होगा। नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी की विग्रस स्टडी करनी है और मैं कहूंगा कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए जाते हैं वो आपको ज्वाइन करने होते हैं, बिकॉज विग्रस प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन वायर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। मीन से हट के अगर आप सपोज हमारे पास अगर ये एक पॉपुलेशन का हम एक ग्राफ लेते हैं, कुछ इंडिविजुअल जो है वो मीन से हट के एक कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं, बाकी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। व्हाट यू विल सी इन नेक्स्ट ईयर, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्ट हुआ होगा, लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन और डायरेक्शनल चेंज। जहां पे इंडिविजुअल जो मीन से थोड़े हटके होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा बाय नेचर ड्यूरिंग द process of natural selection. Given below are two statements. Restriction endonuclease recognize specific sequences to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence. इसके रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया था।
जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है वो जहां पे कट करेंगे उनको हम नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, और उनमें खास फीचर जो क्वेश्चन मैंने वहां पे किया भी था, इनमें ऐसी सीक्वेंस होती है जो आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम पड़ी जाती है, ऐसे सीक्वेंसेस को हम नाम देते हैं पैलिंड्रोम्स। तो सही है। फिर स्टेटमेंट 2, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। यहां पे मैं थोड़ा इसको क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। हमारे पास एंजाइम दो टाइप के होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बराबर सेंटर पे कट करेंगे, फॉर एग्जांपल CCC GGG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा CCC GGG। एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके बीच में इसको काटेगा, तो बराबर सेंटर पे उसने काटा। कुछ एंजाइम्स जैसे अभी अगर मैं फिर से ये बनाऊं GAATTC GAATTC 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहां पे जब हम ECO R1 का ट्रीटमेंट देते हैं वो यहां पे ऐसे काटेगा। 6 बेसिस है, इसने 1 और 2 के बीच में काटा, दैट मीन्स जो एंजाइम ECO R1 है ये तो सेंटर से दूर काट रहा है, और एनसीईआरटी ने तो यही एक एग्जांपल दी है। और मेरे हिसाब से जो यहां पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है दैट इज रिलेटेड टू ECO R1। अदरवाइज हमारे पास कुछ ऐसे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो सेंटर से दूर काटते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली ECO R1 की एग्जांपल दी है, और वो ECO R1 सेंटर से दूर काटता है G और A के बीच में। इस ECO R1 को और इस स्टेटमेंट को अगर हम एनसीईआरटी के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने खाली ECO R1 की एग्जांपल दी हुई है, लिहाजा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए स्ट्रैंड a little away from the center of palindromic sequence। आप देखिए सेंटर तो इसका ये है, यहां पे सेंटर से तो दूर काट रहा है, लिहाजा एनसीईआरटी के हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए। लिहाजा मैं कहूंगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो इसका आंसर 4 होगा। आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, क्योंकि हमने फिजिक्स का भी बनाया था, पूरी काई टीम ने, हमने केमिस्ट्री का बनाया था, हमने बायोलॉजी का बनाया था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल नीट के पेपर में क्वेश्चंस होंगे। आप चेक करिए, ये क्वेश्चन भी वहां पे मिलेगा, वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी में, जूलॉजी में जो हमने बनाए थे, और वो सीधे नीट के पेपर में भी आए हुए हैं। Under normal physiological conditions, you are not playing football, you are not on track, you are not climbing a mountain, because that time oxygen consumption definitely is going to increase। यहां पे कहता है under normal physiological condition 100 ml oxygenated blood alveoli से जा रहा है टिश्यू की ओर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5 ml। 4 ml अगर आप देखेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से अल्वियोलाई की ओर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर 5 ml होगा। बट इफ यू आर डूइंग सम हार्ड फिजिकल एक्टिविटी, देन आउट ऑफ दैट अप्रोक्सीमेटली 20 ml per 100 ml of blood more oxygen may be given to the tissue, but here it is under normal physiological condition every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissue for cellular respiration। आगे चलते हैं बेटा, which of the following is a correct match for the disease and its symptom? टेटनी हाई कैल्शियम लेवल, टेटनी को हम नाम ही तो इसका पूरा है हाइपोकैल्सीमिक टेटनी, हाइपोकैल्सीमिक, कैल्शियम लेवल कम, लिहाजा ये करेक्ट मैच नहीं है। मायास्थीनिया ग्रेविस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां पे एक पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं जो सार्कोलीमा के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। अब मोटर न्यूरॉन जो है वो तो एसिटाइलकोलिन रिलीज कर ही लेगा, लेकिन सार्कोलीमा के ऊपर रिसेप्टर्स ना होने के कारण वहां पे सिग्नल रिसीव नहीं होगा। रीजन ऑटो इम्यूनिटी, लिखा है मायास्थीनिया ग्रेविस है जेनेटिक डिसऑर्डर, गलत है क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एक्स रिलेटेड, जेनेटिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता है, जो मेल्स में ज्यादा होगा फीमेल्स में कम होगा। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज नॉट एन ऑटो इम्यून, ये भी गलत। और आर्थराइटिस में जॉइंटिस का इन्फ्लेमेशन पॉसिबल है, तो आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स और इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, बाकी जो 3 है ये इनकरेक्ट मैच है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स
One is labeled as assertion and other is labeled as reasoning. आपको कहना है in the light of above statements choose the most appropriate answer from the options given below. All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. ये सही है, याद कर लो. फाइलम कॉर्डेटा, इसके 3 सब फाइला है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. तो अगर हमारे पास एक एनिमल वर्टिब्रेटा है, जाहिर सी बात है कॉर्डेटा भी होगा, लेकिन अगर ये वर्टिब्रेटा है जरूरी नहीं कॉर्डेटा होगा, क्योंकि स्फेलोकॉर्डेटा भी हो सकता है. सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ये स्टेटमेंट सही है. इनफैक्ट अगर आप जो पास्ट क्लासिफिकेशन हमारी है आप उसमें देखोगे स्फेलोकॉर्डेटा भी तो इसी में था, लेकिन फिर पता चला उसमें तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं, अलग निकाल के उसको नॉन कॉर्डेटा में डाल दिया गया. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स. ठीक है बेटा, नोटोकॉर्ड जो है उसको रिप्लेस करता है बोनी और कार्टिलेजिनियस वर्टिब्रल कॉलम. ये सही है. और नोटोकॉर्ड एनसीईआरटी के हिसाब से नोटोकॉर्ड ना होने के कारण वहां पे आप देखेंगे वहां पे वर्टिब्रल कॉलम आया होगा. सो बोथ रीजनिंग एंड असर्शन आर करेक्ट एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इसका ये करेक्ट आंसर होगा. आगे चलते हैं बेटा. नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय. जाहिर सी बात है, तो बर्ड्स का एक फीचर है, बर्ड्स को बहुत सारे एडेप्टेशंस है फ्लाइट के लिए एंड देयर आर अदर रीजंस एज वेल. सबसे लीस्ट जो टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड. यूरिक एसिड को निकालने के लिए देयर शुड बी मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड. लिहाजा सेमी सॉलिड और आई कैन से पेस्ट फॉर्म में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालना ये इस हिसाब से बर्ड्स का एक फीचर है. और यहां पे जो पैवोक्रिस्टैटिस एक बर्ड दिया हुआ है, लिहाजा इसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट पेस्ट फॉर्म में आएगा वो बर्ड का फीचर है, इसलिए पैवो आ जाएगा. आगे चलते हैं बेटा. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट और रीजनिंग बहुत इस बार आए हैं. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडी. सही बात है. ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा, हमारे जो रिसेप्टर्स है, हमारे जो सेल्स है, हमारे जो टिश्यूज है, हमारे जो मेम्ब्रेन्स है, हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स और टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने पे आ जाता है. ये सही है. रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन. रिमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आप देखोगे क्लास 12th में है, ये भी तो ऑटो इम्यून डिजीज है. और फिर यहां पे लिखा है वेयर बॉडी डज नॉट अटैक. सिंस इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स को अटैक करता है. यहां लिखे है डज नॉट अटैक, तो ये गलत. लिहाजा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ये होगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट. आगे चलते हैं बेटा. At which stage of life there should be a comma. The oogenesis process is initiated. बिगिनिंग में मैंने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी पे डेवलप होती है, लेकिन oogenesis में अभी एक फीमेल चाइल्ड का जन्म भी नहीं हुआ है. फीटल स्टेज में ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogenesis प्रोसेस स्टार्ट होगा. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज पे ही शुरू होगा. Which of the following is not a connective tissue? Adipose is a connective tissue. Adipose, loose connective tissue की एग्जाम्पल है. कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड. ब्लड ये भी है. न्यूरोग्लिया को अगर आप याद करेंगे, न्यूरोग्लिया इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन ब्रेन. एनसीईआरटी पे लिखे हुए हैं इट इज स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेन. एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेन जो ब्रेन का तकरीबन 50% बनाते हैं. और सिंस ये ब्रेन के अंदर है तो बुक्स ने इसको लिखा हुआ है अंडर नर्वस टिश्यू. तो अगर नर्वस टिश्यू का भी हम इसको लेंगे तो कनेक्टिव का तो है ही नहीं. सो दिस इज कनेक्टिव, दिस इज कनेक्टिव, दिस इज कनेक्टिव. न्यूरोग्लिया इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा और न्यूरोग्लिया होगा. आगे चलते हैं बेटा हम. We have some more questions here.
सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनैप्स। याद कर लो साइनैप्स क्या होगा। दो न्यूरॉन्स है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सिग्नल इसने रिसीव किया, प्री साइनेप्टिक ने प्रो साइनेप्टिक न्यूरॉन को देना है, जहां पे देगा नाम होगा साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो। अच्छा, अब ये साइनेप्सिस दो टाइप के होंगे, एक होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होगा केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में दे आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और जैसे एक सिंगल न्यूरॉन के थ्रू इंपल्स चलेगा, वहां साइनेप्स पे भी सेम तरीके से चलेगा। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये सही है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, तो पहले मैं इसको सही मानूंगा। केमिकल साइनेप्सिस यूज न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि गैप होगी, अब इंपल्स यहां से यहां तक कैसे आएगा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कोई केमिकल जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे और सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा, ये भी सही है। इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल साइनेप्सिस ऑलवेज फास्टर, यहां पे गलती की है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर वेरी फास्ट देन केमिकल साइनेप्सिस, लिहाजा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें होगा ये हमारा थर्ड वन होगा। आगे चलते हैं बेटा, हमें इनको मैच करना है। ब्रोंकियोल्स इनमें से किसके साथ मैच होंगे, ब्रोंकियोल्स के अंदर होगा सीलिएटेड एपिथेलियम, ताकि जो डस्ट पोल्यूटेंट्स वगैरह है उनको बाहर निकाला जाए। ए का 4, आप देखिए ये यहां पे कभी गुड लक होता है, एक ही ऑप्शन पे आप करके अपना टाइम बचा सकते, बट स्टिल वी शुड चेक इट। ब्रोंकियोल्स, सीलिएटेड एपिथेलियम, ए का 4। गॉबलेट सेल्स, दीज आर ग्लैंडुलर टिश्यू, B3 सही है। टेंडेंस, टेंडेंस जो होगा ये होगा हमारे पास एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप C1, इसलिए गलत किया है मार्क यहां पे। और एडिपोज टिश्यू जो है, इससे पहले भी मैंने कहा था इस लास्ट क्वेश्चन में, ये एग्जांपल है लूज कनेक्टिव टिश्यू की अलोंग विद एरियोलर टिश्यू, तो करेक्ट आंसर 4 होगा। आगे चलते हैं। Select the incorrect statement with respect to acquired immunity. Anamnestic response आपको याद होगा, it is same as secondary response. Anamnestic का literal meaning हुआ, याद रखना, memory based. Anamnestic response is elicited on subsequent encounters the same pathogen. हमने बच्चे को वैक्सीनेशन की, मेमोरी सेल डेवलप हो गए, एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, ताकि दूसरी बार अगर सेम पैथोजन आएगा इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। लिहाजा इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं, स्टेटमेंट सही है। Anamnestic response is due to memory of first encounter, मैंने अभी कहा, ये भी सही है। Acquired immunity is non-specific, ये तो गलत बात है यहाँ पे। Inborn immunity is non-specific, but acquired immunity is always specific. Incorrect statement ये है, ये सही, ये भी सही। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब हुआ जब पैथोजन पहली बार आएगा, लिहाजा ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। रीजन तीनों सही है, इनकरेक्ट वाला ये होगा, तो हम आगे चलेंगे। Statements related to human insulin are given. Which of the following are correct regarding? यहां पे गड़बड़ बेटा नहीं आपको करना था, अगर किया होगा तो आपका बैड लक है ये। हमें कहना है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, बात हो रही है ह्यूमुलिन की, बात ह्यूमन इंसुलिन की नहीं हो रही है, जो अगर हम किसी ह्यूमन से निकालेंगे, ह्यूमन के अंदर बनता होगा, कैटल से मैंने निकाला होगा, शीप गोट से मैंने निकाला होगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेटेड टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। प्रो इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। जो हम हिमोलिन बनाते हैं ना, हिमोलिन, क्योंकि जब हम एक पर्सन को हिमोलिन देंगे इट हैज टू बी इन एन एक्टिव फॉर्म, लिहाजा अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को लेंगे उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, लिहाजा ये तो नहीं आएगा। A and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bonds between them. ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हुआ क्या था, जब इनिशियली हमने ह्यूमन इंसुलिन को बनाया था, टेकिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन E. coli में डाला, वहां पे बना था वही प्रो इंसुलिन। 1983 में एक अमेरिका की कंपनी आती है कॉल्ड इलाई लिली, एंड दे आर टेकिंग 2 स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए कॉरेस्पॉन्डिंग टू पेप्टाइड ए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू पेप्टाइड बी। वो अलग से डालते हैं इकोलाई में, इकोलाई में अलग से ए और बी पेप्टाइड्स बनते हैं, उनको निकाला जाता है और केमिकली उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू जोड़ा जाता है, ए और बी पेप्टाइड को, और एक मैच्योर इंसुलिन बनाया जाता है। लिहाजा ये स्टेटमेंट सही है। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स। मेरे हिसाब से अगर ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है तो पिग्स और कैटल के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है।
pro hormone insulin needs to be processed for converting it to mature and functional hormone. अगर हम हिमोलिन की बात करें वहां पे तो सी पेप्टाइड मेरे हिसाब से नहीं होता है, लिहाजा इसको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। Some patients develop allergic reactions to foreign insulin. अगेन मैं कहूंगा, अगर हम हिमोलिन की बात करें, ये हिमोलिन नॉन ह्यूमन इंसुलिन नहीं है, इट इज 100% ह्यूमन इंसुलिन। लिहाजा ह्यूमन इंसुलिन होने के कारण किसी भी पर्सन को हिमोलिन के अगेंस्ट एलर्जी डेवलप नहीं होगी। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ओनली बी होगा। आगे चलते हैं बेटा, वी आर लेफ्ट ओनली विद फ्यू क्वेश्चंस। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। डायफ्राम जो है ये कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सर्विक्स में डाले जाते हैं ताकि स्पर्म्स की पाथ को ब्लॉक किया जाए। दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, दैट मींस ए का 4। फिर से आपको यहां पे और एक लॉटरी लग गई है आज, ए का 4, ये तो एक ही ऑप्शन में, सॉरी ये 2 ऑप्शन में है, मींस हमें आगे चलना पड़ेगा। ए का 4 यहां पे मैं नोट करूंगा, ए का 4। बी पे आ जाओ, कंट्रासेप्टिव पिल्स का काम होता है इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, दैट मींस बी का 1। अगर आप इन दोनों में देखेंगे बी दोनों में है तो आगे चलना पड़ेगा। इंट्रायूट्रीन डिवाइस का काम होता है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूट्रस, दैट मींस सी का 2 है तो फिर तो हमारा आंसर ये होगा। और लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब हुआ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो A4 B1 C2 D3, मैं यहां पे इसको किसी और भी कलर से मार्क करूंगा तो जो हमारा करेक्ट आंसर बेटा होगा this will be option 1. So let's proceed with the next question. Which of the following are not effects of parathyroid hormone? पैराथायरॉयड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से बनता है और हम इसको नाम देते हैं हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन। अगर आपको इतना याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन का मतलब हुआ ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। अब देखिए, स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ बोन डीमिनरलाइजेशन, बोन डिसोल्यूशन, बोन्स को डिसॉल्व करना, यानी उनसे कैल्शियम निकाल के ग्लूकोज में डालना, तभी तो कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। लिहाजा पैराथायरॉयड के साथ पहला स्टेटमेंट एसोसिएटेड है। डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, मैंने कहा इसका नाम है हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन। कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज करना, डिक्रीज करना कोई रोल इसका नहीं है, थायरोकैल्सिटोनिन का रोल है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, कैल्शियम की लेवल ब्लड में बढ़ानी है, 3 तरीके हैं। बोन से कैल्शियम को निकालो, खून में डाल दो, किडनीज को मैसेज दो, उनको बोलो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो कैल्शियम है वो वापस चूस के ले आओ, तब तो इंक्रीज होगा। और साइमल्टेनियसली जाके हमारे एलिमेंट्री कनाल को बोलना है कि जो पर्सन के डाइट में कैल्शियम होगा सारा ही चूस के ले आओ, तब जाके कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। अब आप पूरा देखिए यहाँ पे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, ये भी इसका काम है। डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम से कम करेगा तो कैल्शियम की लेवल बढ़ेगी कैसे, लिहाजा ये भी इसका काम। इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ नहीं है। हमें ढूंढना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स। अब देखो कौन कौन बेटा इफेक्ट नहीं है, बी इसका इफेक्ट नहीं है, डी इसका इफेक्ट नहीं है और ई इसका इफेक्ट नहीं है। देखिए बी डी ई ओनली हमारा इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। आगे चलते हुए लेफ्ट ओनली विद फ्यू क्वेश्चंस। Which of the following statement is not true? Sweet potato and potato are examples of analogy. सही बात है, because sweet potato जो है ये एक modified root होता है, जबकि potato जो है ये एक modified stem है, तो analogous organism, सही बात है। Homology indicates common ancestry, तभी तो हम इसको नाम देते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि उनका कॉमन एंसेस्ट्री होगा। फिलिपरा, पेंगुइन एंड डॉल्फिन, इसमें तो एक बर्ड है और एक मैमल है, लिहाजा ये होमोलॉगस ऑर्गन्स नहीं है, तो हमारा जो इसमें नॉट ट्रू होगा ये इसका नॉट ट्रू है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं बट ड्यू टू देयर सेम बेसिक रिक्वायरमेंट दे कन्वर्ज इनटू सेम स्ट्रक्चर्स, लिहाजा 196 का होगा 3।
आगे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर खासकर अगर हम बात करेंगे PBR 322 की, या PUC8 भी आप ले सकते हैं, कौन फीचर नहीं होगा? प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स कौन है। लिहाजा क्लोनिंग वेक्टर का ये फीचर होना चाहिए, हमें ढूंढना है नॉट। प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये भी तो होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स। क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जब नीट का पेपर फ्रेम किया जा रहा हो, उसकी लैंग्वेज बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब आप बात करिए सपोज PUC8 PBR 322 क्या बात करिए, देयर आर 8 क्लोनिंग साइट्स। लिहाजा यहां पे मगर स्टेटमेंट ऐसा कहना है 2 या 2 से ज्यादा साइट्स एक ही एंजाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ये मान लो आपके पास एक वेक्टर है, एक प्लाज्मिड है, इसके पास इको R1 के लिए 3 साइट्स है। आप इको R1 का ट्रीटमेंट देंगे, इसको तो टुकड़े हो जाएंगे, एंड व्हेन इट विल ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स को लाइगेट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा। लिहाजा देयर शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स, यहां पे ऐसा होना चाहिए फॉर सेम एंजाइम। फॉर सेम एंजाइम स्टेटमेंट शुड बी लाइक दिस। फिर इस हिसाब से इसका आंसर ये होगा। और प्रेजेंस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, हमारे जो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स है, ऑल द सेल्स विल नॉट कैरी आर डीएनए, एवरी होस्ट सेल विल नॉट गिव अस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। लिहाजा ये फीचर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अच्छा, ग्लाइकोजन को यहां से बेटा आप देखो, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एक स्टोरेज प्रोडक्ट है, मतलब A का 4, ये 2 खत्म हो गए। अब आपके सही होने के चांसेस 50%। ग्लोब्यूलिन इज सेम एज एंटीबॉडी, दैट मींस B का 3, आप अगर देखोगे तो ये होगा। पूरा चेक करते हैं, C का 1 स्टीरॉइड जो है, ये तो हार्मोन्स होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, और थ्रोम्बिन जो है ये असल में एक एंजाइम का काम करेगा फॉर ब्लड कोagulation। दैट मीन्स A4 सही है, देन B3 सही है, देन C1 हमारा सही है, देन D2 हमारा सही है, तो आंसर 3। आगे चलते हैं, इफ ए कलर ब्लाइंडेड फीमेल का ये मतलब हुआ X स्मॉल c मैरीज ए मैन, जाहिर सी बात है शादी तो करेगी तो मेल से ही करेगी, क्रॉस मतलब यहां पे शादी, हाँ, XY हमें नहीं पता है टिल नाउ हमें नहीं पता है कि मेल के साथ क्या है, मगर ये क्वेश्चन में कह रहे हैं हुज मदर वाज कलर ब्लाइंडेड। अगर मां कलर ब्लाइंडेड इस मेल की होगी, इस वाली मेल की, तो एक्स क्रोमोसोम तो मां से ही आएगा, मतलब मेल भी कलर ब्लाइंडेड होगा। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडेड? अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप मान लो ये और ये आप मिलाएंगे, ये बनेगा X स्मॉल c मतलब कलर ब्लाइंडेड। आप ये और ये लीजिए X स्मॉल CY कलर ब्लाइंडेड मेल। अब ये और ये लीजिए X स्मॉल c कलर ब्लाइंडेड डॉटर। आप ये और ये लीजिए कलर ब्लाइंडेड सन, मतलब 100% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी कलर ब्लाइंडेड। आगे चलते हैं, Which of the following statement is correct? हमें यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, कौन है? The tricuspid and bicuspid valves open due to pressure exerted by simultaneous contraction of atria. गलत है। रीजन, एट्रिया में जो खून आता है ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल, वो पैसिवली उसका 30% जाता है वेंट्रिकल्स में, और उस 30% जाने के टाइम पे ब्लड ने प्रेशर एक्सर्ट किया होता है और ब्लड नीचे आ गया। अब जो 70% ब्लड एट्रिया में होगा, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो ब्लड नीचे आ जाएगा, और उसने बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को फोर्स नहीं किया आप ओपन हो जाओ, वो तो पहले से ही ओपन थे। लिहाजा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व वाज ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ये स्टेटमेंट गलत है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। अभी मैंने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया था। ब्लड इज इन
relaxed state, blood is in joint diastole, blood is coming into right atrium and left atrium. That blood passively 30% of that goes in the ventricle and 70% of that comes actively during pumping action of atria. लिहाजा जब joint diastole हो रहा है, blood आ रहा है atria में, without any pumping activity इसका कुछ portion सीधा ventricles में चला जाएगा. So blood moves freely from atrium into ventricle ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल. ये सही है. फिर देखेंगे आगे क्या है. इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेमिल्यूनर वेल्व्स तो ओपन होते हैं ताकि ब्लड जो है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाए. लिहाजा ये भी गलत है. AV node generates action potential to stimulate atrial contraction. अगर एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना इसके लिए ऐसे नोड होगा, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी गलत है. इसमें एक ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट 2. और इसके साथ हमारी जो ज़ूलॉजी की इंटरेक्शन थी वो कंप्लीट होगी. उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है उनको कामयाबी अता करे और उनको हमारे स्टेट के अच्छे डॉक्टर्स में उनको शुमार करे, ताकि वो खुद के लिए भी एक एसेट बने और पूरी सोसाइटी के लिए भी एसेट बने. अब आपसे हम इजाज़त लेते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.